दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये शेर हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल मुफीद बैठता है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो समय लेती है किसी भी मामले को इंसाफ तक पहुँचाने में, वो इतना लंबा होता है कि उस पर वो कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। इस वक्त पूरे देश में जस्टिस फॉर अभया ये नारा गूंज रहा है। कोलकाता की ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके अस्पताल में जिस जगह पर वो काम करती थी, जहां पर वो पढ़ाई करती थी और वो एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, लेकिन ड्यूटी के दौरान ही उसके साथ दरिंदगी होती है, उसके साथ रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जस्टिस फॉर अभया का नारा इस देश में पहले भी गूंजा है, करीब 3 दशक पहले। ये कहानी क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आप जस्टिस फॉर अभया के सच्चाई को समझ सकें, ये जान सकें कि हम जिस लेडी डॉक्टर के न्याय के लिए आज सड़कों पर भीड़ को देख रहे हैं, उसका अंजाम कहीं जस्टिस फॉर अभया जो केरल का मामला है उसकी तरह तो नहीं होने जा रहा। ये पूरा मामला क्या है आपको तफसील से बताते हैं। 27 मार्च 1992 की ये घटना है। जगह है केरल का कोट्टयम, सेंट पायस चर्च। ये सेंट पायस कॉन्वेंट चर्च जो है ये केरल का एक मशहूर चर्च है जहाँ पर सिस्टर, पादरी ये तमाम लोग रहते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन यहीं पर एक ऐसी घटना होती है जो न सिर्फ धर्म बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। ये बात है 27 मार्च 1992 अहले सुबह की। 19 साल की सिस्टर अभया उन दिनों 12वीं की परीक्षा दे रही थी। रात में वो देर से पढ़ाई करने के बाद काफ़ी देर से सोई थी। सुबह उठकर उसे परीक्षा देने जाना था। वो सुबह उठकर पानी पीने के लिए किचन में दाखिल होती है, लेकिन यहीं पर उसे कुछ अभद्र और आपत्तिजनक दिखाई देता है। एक सिस्टर और 2 पादरी आपत्तिजनक अवस्था में उसे दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो तीनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, वो देखते हैं कि अभया ने उन्हें देख लिया है, तो उनके अंदर धर्म की सारी शिक्षाएं जैसे तिरोहित हो जाती हैं और उनके अंदर एक दरिंदा जागता है। वो कुल्हाड़ी लेते हैं और कुल्हाड़ी से अभया के सर पर, उसके शरीर पर कई वार करते हैं, उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद उसकी लाश को चर्च के ही कुएं में धकेल देते हैं और इसे सुसाइड का नाम देते हैं। इसके बाद पुलिस आती है। केरला पुलिस जांच करती है और इसे आत्महत्या के मामले के तौर पर रजिस्टर करती है। लेकिन आप जानते हैं इस कहानी का खुलासा किसने किया था? उसी रात उस चर्च में एक चोर भी घुसा था, तांबे के तारों को चुराने के लिए। उस चोर ने इस हत्या की वारदात को अपनी आंखों से देखा था। 3 दशक बाद, 3 दशक यानी 32 साल बाद अभया को न्याय मिला। ये 1992 की घटना है। 1 साल केरल की पुलिस जांच करती है। अगले साल 1993 में ये मामला सीबीआई को सौंपा जाता है। उसके बाद सीबीआई 4 बार अपनी रिपोर्ट सौंपती। चारों रिपोर्ट में सीबीआई कातिलों का पता नहीं लगा पाती। ऐसा लगता है कि ये मामला बिना इंसाफ तक पहुंचे ही खत्म हो जाएगा। 2005 तक सीबीआई 4 बार इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी। चारों बार सीबीआई को किसी भी कातिल की कोई सुराग, कोई शनाख्त नहीं मिली थी। करीब 3 दशक तक ये मामला चलता है, अदालतों के चक्कर काटता है, सीबीआई की इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार 2005 के बाद जब केरल की लोकल सीबीआई यूनिट इस मामले की जांच करती है, नए सिरे से सबूत खंगालती है, इसमें उस चोर की गवाही काम आती है जो इस पूरे मामले का चश्मदीद था, वो आखिर तक अपने बयान पर कायम रहता है। इस वजह से भी ये मामला इंसाफ की तरफ जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो बेहद गरीब है, धर्म के इन पूंजीपतियों से उनको सीधी लड़ाई मोल लेते हैं। 30 साल तक उस पीड़िता के लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक आंदोलन करते हैं। 2020 में जाकर ट्रायल कोर्ट ये फैसला देती है कि इस मामले में 3 लोग अभियुक्त हैं। इन तीनों लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। इनके नाम भी आपको बता देते हैं। फादर थॉमस एम कोटूर, फादर जोश पुथरू काकेल और सिस्टर सेफी। लेकिन इस बीच एक अजीब सी चीज होती है। 2009 में केरल के एक लोकल टीवी चैनल पर इन तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट का वीडियो चल जाता है, जिसके बाद केरल की जनता इन 3 धर्माचार्यों को देखती है अपना गुनाह कबूल करते हुए।
नार्को टेस्ट का ये वीडियो कैसे लीक हुआ, कितना ऑथेंटिक है, इस बारे में हम कोई अंतिम प्रमाण के साथ बात नहीं कह सकते हैं। जो मामला मीडिया में सामने आया वो हम आपके सामने तथ्य रख रहे हैं। लेकिन 2008 में सीबीआई की लोकल यूनिट को ये मामला सौंपा जाता है, 12 साल लगते हैं। 2020 में आखिरकार ट्रायल कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि इस मामले के तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देती है, उन्हें उम्र कैद की सजा देती है। ये साल 2020 की बात है। ये मामला शुरू हुआ था 1992 में। लेकिन अभी आप और हैरान होंगे अगर आपको लगता है कि सिस्टर अभया को इंसाफ मिल गया, सिस्टर अभया की लड़ाई आखिरकार 3 दशक बाद अपने मुकाम पर पहुंच गई, तो ठहरिए, यहाँ आपको एक और बात जान लेनी चाहिए अपनी अंतिम राय बनाने से पहले। 2022 में इन तीनों अभियुक्तों को जमानत मिल गई। जमानत क्यों मिल गई? क्योंकि इनका मामला केरल हाई कोर्ट में इन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। अब जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं आता तब तक इन्हें जमानत दे दी गई। यानी हत्या के इन 3 आरोपियों को 3 दशक लगे सीबीआई और तमाम एजेंसियों को पहुंचने में, कोर्ट को फैसला सुनाने में। उसके बावजूद इन्हें हम 2 साल तक जेल की सलाखों में कैद नहीं रख पाए। ये हमारे कानून व्यवस्था के वो लूप होल्स हैं जो बताते हैं कि ऐसे तमाम मामलों में किस तरह से, बड़े मामले हैं, ये चर्चित मामला है, इस पर एक फिल्म बन चुकी है केरल में, गोपीनाथ उसमें एक्टर थे, क्राइम फाइल नाम की वो फिल्म थी, 1999 में आई थी। तो जाहिर है कि ये मामला बेहद चर्चित था, मीडिया में काफ़ी उछला, इसके पीछे काफ़ी बातचीत होती रही। फिर भी 32 साल लगे इंसाफ तक पहुंचने में, और वो इंसाफ भी कितना इंसाफ है जहां 3 कातिलों को 2 साल बाद जमानत मिल जाती। 2012 का निर्भया का मामला आपको याद होगा, पूरा देश किस तरह आंदोलित हुआ था। उसके बाद 2013 में कानून में बदलाव हुआ था। फिर भी 2020 में जाकर निर्भया के दोषियों को फांसी मिली थी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो जघन्य हत्याकांड और रेप हुआ है, उसके बाद निर्भया की मां का एक बयान आया था। मैं चाहता हूं वो बयान आप ज़रूर सुने। उसके बाद सत्ता और कानून का जो इकबाल है वो कितना मजबूत है, आम लोगों में, पीड़ितों के परिवार में उसको लेकर कितना भरोसा है, उसकी कलई खुल जाएगी। सुनिए आप निर्भया की मां का ये बयान। हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े। सबसे पहले तो मैं ये अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सजा मिले। लेकिन आज 6 दिन हो गया, न पुलिस और अभी सीबीआई तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई शामिल है, या उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचना बहुत दूर की बात है। जो भी हालात वहाँ पैदा हुए हैं कि डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, हमको सपोर्ट चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ घटना हुई है, ये बहुत सोचने का विषय है। बहुत अफसोसजनक है कि हॉस्पिटल के अंदर जहां बच्ची ड्यूटी कर रही है, मरीजों के साथ काम कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है, उनका इलाज कर रही है, और वहीं पे उसके साथ इतना घिनौना अपराध हो रहा है। तो अगर कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, अगर डॉक्टर अगर हॉस्पिटल के अंदर खुद जहां वो ड्यूटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है, तो आप आम महिलाएं और बच्ची के लिए क्या सोच सकते हैं? कोलकाता की लेडी डॉक्टर का मामला भी सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन सीबीआई के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस मामले का फैसला कब आएगा। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चीज़ें कब दुरुस्त हो पाएंगी, वरना हर 10 साल, 12 साल या 5 साल के बाद ऐसे जघन्य हत्याकांड और रेप की घटनाएं होंगी, हम आंदोलित होंगे, मीडिया में सुर्खियां बनेंगी, लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, लेकिन ज़मीन पर स्थिति जस की तस रहेगी। इसलिए चाहे वो कोट्टयम की अभया हो, वो दिल्ली की निर्भया हो, या वो कोलकाता की अभया डॉक्टर,
सबके न्याय की लड़ाई और सबका संघर्ष एक ही है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं उम्मीद एक जिंदा शब्द है। हम यही उम्मीद करेंगे कि अभया के साथ इंसाफ हो, कोट्टयम वाली अभया जितना वक्त ना लगे उसके वो इंसाफ तक पहुंचने में, निर्भया की तरह 8 साल बाद उसके दोषियों को सज़ा ना मिले। हम ये चाहते हैं कि कानून अपना काम पूरी तरीके से करे, मुस्तैदी से करे और जल्द करे। न्याय सिर्फ ना होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। एक सभ्य समाज में सत्ता का इकबाल तभी कायम रह सकता है जब कानून व्यवस्था चाक चौबंद हो, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हों और देश की आधी आबादी जो हमारा वर्क फोर्स भी है, जो हमारे लिए इस देश की आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं का आधा हिस्सा है, वो सुरक्षित महसूस कर पाए। धन्यवाद।